सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पुरजोर अंदाज में। हमारे साथ इस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफ़ी साहब मौजूद हैं। ये पटना गांधी मैदान में वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ हुए सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए थे। मैं इनसे वक्फ एक्ट को लेकर के पटना में हुए प्रोग्राम को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शफ़ी साहब, इंसाफ टाइम्स में आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। शफ़ी साहब, कल आपने इमारत शरिया बिहार के साथ झारखंड की तरफ से गांधी मैदान में जो सम्मेलन हुआ है वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़, उसमें आपने शिरकत किया। इस प्रोग्राम को आप किस नज़र से ले रहे हैं? इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस आंदोलन पर और बिहार के अंदर इस मूवमेंट के मुस्तकबिल पर? इमारत शरिया का एक अब तो ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं और आज़ादी से लेके अब तक जो उनकी खिदमात रही हैं और उस खिदमात के अंदर उन्होंने एक जस्ट इसको क्लोज डोर नहीं किया है। अक्सर आप सुनते होंगे उलमाओं के लिए बोला जाता है कि आपको तो सियासत से क्या लेना देना है, लेकिन एक सियासी बेदारी के साथ इमारत शरिया का बहुत अहम रोल होता है। और न सिर्फ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बल्कि पूरे इंडिया में इम्पैक्ट पड़ता है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आपको कहीं भी एक मिसाल देने के लिए एक गुंजाइश रहती है। तो वैसा एक रोल हमेशा इमारत शरिया ने निभाया है। और ख़ास तौर पर अभी जो लीडरशिप आई है, जो अमीर सैयद शाह फैसल रहमानी जो अमीर शरीयत हैं, उनका एक दो तीन तरह से उनका देखा जा सकता है कि एक तो विजनरी हैं और यूथ को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग या ज़ईफ़ लोग, उसको ऐसा लगता था कि इमारत शरिया की जिम्मेदारी निभाई है। और दूसरा, एजुकेटेड हैं, तो आपको इस्लामी इल्म के साथ पूरा इंटरनेशनल नेशनल क्या इश्यूज़ हैं उन पर भी फोकस रखने वाले हैं। तो वो तमाम चीज़ को देखकर हमें लगता है कि इमारत शरिया का एक बहुत अहम रोल है। और कल एक कामयाब प्रोग्राम हुआ, ख़ास तौर पर जो इंडिया अलायंस है उसके तो कांग्रेस और आरजेडी के जो अहम रुकन हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा थे। इवन की सीनियर लीडर्स भी, दिग्विजय सिंह साहब या सलमान खुर्शीद साहब वगैरह भी उसमें मौजूद थे। उसी में हमारी भी शिरकत रही। तो एक बड़ा इम्पैक्ट कल का जो गांधी मैदान है जो भरा हुआ था, बल्कि यहाँ तक कह दें कि लोग जितना गांधी मैदान में नहीं थे, पटना में फैले हुए थे। कल पटना जाम था। तो एक कामयाब प्रोग्राम कल हुआ है और इसका असर आने वाले बिहार इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है लोग देखेंगे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम्स वोट को इररिलेवेंट कर दें, जो 2013 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस में ऐसा दिखाया गया, तो वो इररिलेवेंट नहीं कर सकते। और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं वो ये सोचती हैं कि मुसलमान तो कहाँ जाएगा। तो ये जो अभी जो डर का वोट होता है वो नहीं होगा अगर इमारत शरिया ने इसको सही तौर पर सही रोल अदा किया। तो इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कैंडिडेट्स देखने पड़ेंगे, कोई पर्टिकुलर पार्टी को छोड़कर कौन कम्युनिटी की लीड ले रहा है। और कम्युनिटी की लीड लेना मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कम्युनल एंगल होता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो इंडिया है वो सोशल फैब्रिक में बना हुआ है। यहाँ पे हर जाति धर्म के अलग अलग लोग हैं, मीनाज हैं, गुजर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, एससीज हैं, वो सब अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन को देखना पड़ेगा और रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर ही रिजर्वेशन और तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसमें ये गलत नहीं है कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी लोग होना चाहिए। और जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, बुनियादी हुकूक दिए हुए हैं, उन्हें मिलना चाहिए। और जो हम लोग ये सोचते हैं कि कोई गवर्नमेंट आपका भला कर देगी, कोई पार्टी आपका भला कर देगी, देखिए हर एक रिप्रेजेंटेशन को लीड लेना पड़ेगा और वो लीडरशिप के मुताबिक ही उसका रिप्रेजेंटेशन आता है। तो इस मर्तबा ये सोचना चाहिए कि कौन कम्युनिटी के इन अहम मुद्दों को सही तौर पर उठा सकता है, कौन ये सलाहियत रखता है कि जो बार्गेनिंग पोजीशन में भी हो और बराबरी में रहकर बात करता हो। क्योंकि इंडिया में दो संविधान नहीं है,
तो फिर क्यों ये एंगल आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम है, जातियां हैं, या वो कमज़ोर है वो ताकतवर है, सियासी बेदारी नहीं होने की बुनियाद पर आता है। तो मुझे लगता है कि कल का प्रोग्राम के अंदर जहां वक्फ की आवाज़ उठाई गई थी, जहां पर अपने हक की आवाज़ उठाई गई थी, उस हक की आवाज़ के साथ सियासी जो ताकत है उसको बुलंद करने की भी आवाज़ कल उठी थी। अभी सोशल मीडिया पर हमने एक एक्टिविस्ट है मुस्तकीम सिद्दीकी, उनका पोस्ट देखा। उनका भी ये कहना था कि हर इशू पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल का जिसमें हमको हिस्सा बनना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अपना जो है मजबूत करना चाहिए, ताकि इन लड़ाइयों को हम अंदर सदन में मजबूती से लड़ सके, उस पर कोई कोशिश नहीं होती है, चाहे वो इमारत शरिया हो या दीगर तंजीमें हो। आप उनकी बात को कहाँ तक सही मानते हैं? क्योंकि ख़ुद इमारत शरिया का अगर हम क़याम देखते हैं तो उनके क़याम के अंदर जो है सियासी तक़वियत भी मौजूद है, और उस वक्त मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बिहार में इमारत शरिया ने बनाई थी, जिसने इलेक्ट्रली जो है बहुत कामयाबी हासिल किया था। तो आपको क्या लगता है कि अब इमारत शरिया को या दीगर मिली तंजीमों को इस एस्पेक्ट पर सोचना चाहिए और कदम बढ़ाना चाहिए? कदम बढ़ाना चाहिए। हम सियासी नहीं है बोलकर खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा कड़वा लफ्ज़ है। हम यहाँ सियासत ज़रूरी है, और सियासत में वही लोग आना चाहिए जिनको नज़रिया खिदमत है। आप अगर मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, तो अगर या मज़हब के हिसाब से मुसलमानों की बात करते हैं, तो सैयदुल कौमी खादिमुहुम का मतलब क्या है? वो कैसी डेमोक्रेसी है? वो समझना चाहिए ना। सैयदुल कौमी खादिमुहुम वो लीडर होगा जो खादिम होता है। आज हम बोलते हैं प्रधान सेवक है, लेकिन बेवकूफ़ बनाया जाता है। और जो भी पॉलिटिक्स में आता है वो गाड़ी, बंगला, ऐशो इशरत ये सोच कर आता है, जबकि यहाँ सियासत के अंदर खोना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि जो आपकी आवाम है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग रहते हैं, क्या वो लोग सुकून से सो पा रहे हैं? क्या वो लोग बेखौफ हैं? क्या जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं? जैसा मैंने बताया, क्या जो यतीम है वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, या जो बेवाएँ हैं या गरीब हैं या मज़दूर हैं, उन सब की खिदमत करने का एक जज्बा अगर आपको कोई है तो आपको सियासत में आना चाहिए। लेकिन सियासत में क्यों आ रहे हैं? वो एक करप्शन का पैसा इन्वेस्ट करके और उसी को डेवलप करने के लिए लोगों ने इंडस्ट्रीज़ बना दी है। ये एक सियासी खिदमत नहीं रही है, ये एक जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं। इसके लिए तो उन लोगों को आना पड़ेगा मैदान में, जो दीनी रुझान रखते हैं, दीनी नज़रिया रखते हैं। वैसे लोग जब तक सियासत में नहीं आएंगे तो फिर ये मकसद कहाँ से पूरा होगा? वही है बात आपने जो सही कही है। और क्यों पता नहीं यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि यार आप जो है संविधान की और जब सियासत की बात करते हैं तो दीन की बात मत करिए, आप जो है उसमें कट्टर हो जाते हैं या बात हो जाते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। जब आप दीन की बात करते हैं तो आप खिदमत की बात करते हैं, जब दीन की बात करते हैं तो इंसानियत की बात करते हैं, जब दीन की बात करते हैं तो लोगों के हुकूक की बात करते हैं, जब दीन की बात करते हैं तो मुसावात की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। जब दीन की बात करते हैं तो ऊंच और नीच को आप तोड़ रहे होते हैं, सबको एक मान रहे होते हैं। जब आप दीन की बात करते हैं तो औरतों के हुकूक की बात कर रहे होते हैं। जब आप दीन की बात कर रहे होते हैं तो तमाम जो किसान हैं, ट्राइबल्स हैं, या जो भी दबे कुचले पसमानदा और जो पिछड़े लोग हैं, उन सब की बात कर रहे होते हैं। दीन को लोगों ने मजाक बना के छोड़ दिया है। दीन को ये रखा है कि हम लोग जिक्र कर लें और फला फला तस्बीह पढ़ लें, वो आपका अपना है स्पिरिचुअली। लेकिन आप दीन की बात करते हैं तो खिदमत खल्क है आपकी, जिसके लिए आपको पैदा किया है। उस दीन को आप रिप्रेजेंट करना है तो सियासत के अंदर करके दिखाना पड़ेगा कि ये दीन है। हमें सिखाया गया है कि हम इंसाफ करें, झूठ ना बोलें, सच का साथ दें। मजलूम कोई भी जाति धर्म का हो, उस पर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको हम हाथ से रोकें। उसे ऐसा नहीं कि जुल्म को हम करने की परमिशन दें। उसमें आप कोई बरादरी, जाति, धर्म नहीं देख सकते। इंसान को उसके जो हुकूक हैं या उसको जो इंसाफ मिलना चाहिए उस पर मुबनी होता है ना। तो जो संविधान ने आपसे एक बात कही है, आपका दीन ने तो आपको राइट दिया हुआ है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही कहता है। आप पूरा 14 से 28 जितने भी आप उठाएंगे तो क्या बात करते हैं आप? यहाँ पर सब बराबर हैं। ये नहीं है कि एक ब्राह्मण है तो उसको जो है अलग फैसिलिटी मिलेगी और एक दलित है तो उसको अलग फैसिलिटी मिलेगी। यही तो बात कहता है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को और बढ़ाना चाहिए। आपको यहाँ आज़ादी है,
आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है, गलत को गलत कहने की आज़ादी है, उस स्वतंत्रता को अगर आप खिलाफ हैं तो संविधान के भी खिलाफ ही है, समझिए। यहाँ पे जो लोग अगर ऐसा बोलते हैं, मैं मेरे जो राइट्स हैं उसको अगर मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं खुद ही अपने आप में सेकंड नंबर का शहरी बना बैठा हूं, मुझे बोलना चाहिए, मेरी अपनी वॉइस को राइज करना चाहिए। आपको यहाँ धर्म की आज़ादी है, 22 से 28 आप पूरा पढ़ लीजिए। मुझे पूरी जो फ्रीडम है मैं उसको भी हासिल नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। वोट देना पॉलिटिक्स नहीं होती है, वोट लेना सियासत होती है। कि आप लोगों का जब वोट ले रहे होते हैं तो आप उनको उम्मीद दे रहे होते हैं, उनके लिए कुछ कमिटमेंट दे रहे होते हैं जो उनको लग रहा है कि ये फुलफिल कर पाएंगे, ये सही लोग हैं। कोई नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो अच्छे लोग बनकर घूमते हैं या हमें इस दलदल से मतलब नहीं है, वो गुमराह लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, सियासत में हमें अपने रुझान बढ़ाना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम आज़ादी से पहले देखते हैं, एक तरफ मुस्लिम लीग की सियासत थी जो कि बंटवारे की सियासत कहीं ना कहीं कही जाती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स की सियासत थी। उस बीच हमने देखा कि इमारत शरिया के बानी अबुल मोहन सज्जाद साहब ने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के तहत एक नया नज़रिया दिया है, जिसमें जो है इस्लाम का जो सोशल जस्टिस का निज़ाम है, इस्लाम का जो नज़रिया है अदल इंसाफ का, और इकोनॉमिकली जो है लोगों को बराबरी में लाने का जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करने, उस नज़रिए के साथ यहाँ के दलित, पिछड़े और दीगर तमाम मजलूम प्रताड़ित तबकों को साथ लेकर के पॉलिटिक्स करने का उनका एक नज़रिया सामने आया और वो सक्सेस हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद फिर हम देखते हैं कि चाहे मुस्लिम लीग को हमने देखा कि वो केरला तक महदूद हो गई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हैदराबाद तक ही महदूद रही। उस बीच में एक बार असलाउद्दीन ओवैसी साहब ने कोशिश किया, फिर वापस चले गए। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुल्क में दोबारा कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम मजलिस का एक दौर आया यूपी में, एक उनकी मजबूत सियासत रही, फिर वो भी ख़त्म हो गए। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है बार बार उठती रही और ख़त्म होती रही, जबकि मुस्लिम मजलिस हम देखें तो वो समाजवाद की राजनीति कर रहे थे, इसके बावजूद वो ख़त्म हो गए। ये का नाकामियों का क्या रीज़न रहा इन तमाम के? देखिए, मुस्लिम मजलिस को अब छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में मेरी नज़र में वीक हैं। जो डॉक्टर फरीदी हैं उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि, और जो बीएसपी ने जो कॉन्सेप्ट या काशीराम जी ने जो कॉन्सेप्ट सेट किया, और आपको ध्यान होगा सबसे पहले अगर परियार साहब को यहाँ लेकर आए, जो उनको ठीक है उनके अपने विचार होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ उनको रिप्रेजेंट किया नॉर्थ के अंदर, या अपनी बात को कहने का, या उन्होंने जो एमएलएज वगैरह जीते हैं वो एक था, उनको तो क्रश किया गया, कॉन्स्पिरेसी के साथ उसे डैमेज किया है, मैं उनका ही मानता हूँ। बाकी का क्या है कि वो लोग खुद महदूद हो गए, वरना आप देखा जाए तो मैं हमारे बड़े आलिम भी हैं और आज़ादी के बाद एक बड़ा नाम भी है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लखनऊ जो कॉन्फ्रेंस थी सबको मालूम है, जिसमें ये कह दिया गया कि हमारे लिए अब कांग्रेस काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त में इस्माइल साहब जो आलिम दीन, उन्होंने IUML को बचाया। लेकिन उसके बाद जो उसको चलाने वाले लोग थे वो लोग बहुत ही उसको ये कह सकते हैं कि उस एस्पेक्ट से लेकर नहीं गए जो एस्पेक्ट से वो लेके जाना चाहते थे। उन्होंने मल्लापुरम तक महदूद करके रख दिया। एक्चुअल में तो तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हुआ, लेकिन तमिलनाडु में भी, चेन्नई में भी एक आध सीट होती है, मल्लापुरम में ही उसका पूरा केरला भी नहीं बोल सकते, वहाँ महदूद कर दिया। उसी डेंसिटी में काम कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेड दायरे में आ गए, वो उनकी अपनी जो भी है पॉलिसी होगी। और बाकी ज़्यादातर फिर बाद में क्या होता है ना कि जब पार्टी किसी शख्स की हो जाती है, लिमिटेड फर्म की हो जाती है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो जैसे कहते हैं कि सपा के मालिक का नाम याद है आपको, बसपा के मालिक का बिल्कुल याद है आपको, RJD के मालिक का नाम याद है आपको, JDU के मालिक का नाम याद है आपको, इसी तरह से इनके भी मालिक हैं। तो ये उस एस्पेक्ट से कि नहीं हम लीडर रहेंगे तो बढ़ेगा, नहीं हो सकता। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उस खला को पूरा करने आई है, एक ऑल्टरनेट है, मुतबादिल है। अब मैं यही जानना चाह रहा था, कई सारी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियाँ थी, IUML थी कि साउथ के अंदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, यूपी में उस वक्त पीस पार्टी भी एक्टिव थी जब आपकी पार्टी भी नहीं, उसके 12 के आसपास AIUDF थी आसाम के अंदर, उलमा काउंसिल वगैरह, मुस्लिम मजलिस भी कुछ हद तक अपने आप को रखी हुई है, मौजूद है। वेलफेयर पार्टी तो खैर आपके बाद बनी है, पर महाराष्ट्र में कुछ पार्टियाँ थी। ये सारी पार्टियों की मौजूदगी के बावजूद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को बनाने की क्या ज़रूरत थी, और ये फिक्र किन लोगों की थी, किन लोगों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया और क्यों किया? देखिए, मैक्सिमम पार्टीज़ के जो भी ऑनर्स हैं उनसे मिले हैं हम लोग, और उन लोगों से डिस्कशन भी किया, और हम चाहते थे कि कोऑर्डिनेशन के साथ पार्टी बनाई जाए। हमारा मकसद ये नहीं था कि हमें एक पार्टी बनाना है,
हमारा मकसद ये था, जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इसको शुरू किया, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि एक प्रेशर ग्रुप चाहिए, एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो अपनी बात को कह सके। इतने बड़े बड़े जो यहाँ पर हुए हैं वो दोनों गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई है उसमें ये नहीं कह सकते कि बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है, कांग्रेस ने भी कोई बड़े अच्छे काम नहीं किए हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी। और यहाँ पर जो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को अगर टच करने लग जाए तो इसका मतलब सोचिए कि देश में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, फासिज्म क्या कर रहा है और कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो उसका ऑल्टरनेट कोई भी नहीं था कि क्योंकि आप सियासी तौर पर आपकी वॉइस नहीं है, तो कैसे हम लोग एक होकर, कम से कम इतनी पार्लियामेंट सीट्स हैं जो कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पार्लियामेंट में दिखा सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन से बनना चाहिए। लेकिन सबको ये था कि यहाँ हम ठीक है, यहाँ हम ठीक हैं। कोई केरला में सीमित होकर खुश था, कोई आसाम में सीमित होकर खुश था, कोई हैदराबाद में जो है सीमित होना चाहता था। ये बाद में हुआ है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी इस सिलसिले में मुलाकात हुई थी एसडीपीआई के बनने से पहले? बिल्कुल हुई थी, ऐसा नहीं है। हमारे लीडर्स हैं, प्रूफ के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ही हमने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने का एक जो अहम मकसद था, देश में जो एक एम्पावरमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है। और फिर यहाँ एक कम्युनल एंगल में ज़रूरत नहीं है बनाने। हमने सुना है कि जब पार्टी बनने के लिए प्रोग्राम हुआ था उसमें बिहार से भी कुछ उलमा थे, जैसे मौलाना साउला कासमी वगैरह, इस तरह के लोग शामिल थे उस डिस्कशन में। कासमी साहब की दुआएं थी, वो बहुत खुश हुए थे। चाहे वो कांग्रेस के एमपी होते हुए भी उन्होंने दुआएं दी थी, और वहाँ मीटिंग में शामिल रहे हैं। मुझे भी याद है क्योंकि मैं पार्टी के फाउंडेशन से हूँ। मैं फर्स्ट जो उसकी एनआरसी हुई थी उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर रहा हूँ। मैं जो इंडिया के अंदर जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की फर्स्ट स्टेट कमेटी बनी राजस्थान के अंदर, मैं उस कमेटी में रहा हूँ, मैं तब से इसमें हूँ। तो जो पार्टी का मकसद था वो 2-3 नज़रियों पे था। नंबर एक, ये किसी एक ख़ानदान की या किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होगी। इसमें कोई भी ये नहीं होगा कि क्लेम करे कि नहीं ये मैंने बनाया है। ये कलेक्टिव एफर्ट से बनी है जो कि एक ऑल्टरनेट देगी इंडिया को। और ये जहाँ ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए काम करेगी, उतनी ही हिम्मत से, उतनी ही ईमानदारी से ये पार्टी हमेशा ये कहती है ये मुसलमानों की पार्टी है, ये आदिवासियों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, तमाम पिछड़ों की, दलितों की, दबे कुचलों की पार्टी है। हर एक शहरी की पार्टी। सिर्फ दावा है या कि आपके यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, दलित, ट्राइबल से लीडरशिप भी है? वाइस प्रेसिडेंट बीएम कामले साहब कितना आइडियोलॉजिकल मैन है, कभी आप उनसे डिस्कशन करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ले सकता हूँ मैं नीचे, और सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके नीचे ब्रांच लेवल तक भी लोग हैं। हर एक लोग हैं। अल्फांसो फ्रैंको हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं। महिलाओं में यास्मीन फारूकी जी हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। सीताराम कोईवाल ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हर तबके के लोग हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट मीडिया का इस्तेमाल करके एसडीपीआई से डराती है लोगों को। कब डराएगी? जब वो खुद डरी होगी। शायद आप लोग सिर्फ मुस्लिम इशू पर ही बात करते हैं, सिर्फ मुस्लिम इशू प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसा शायद हो, इस वजह से जो लोग डरते हो या ठप्पा लगता हो सकता है आप दलितों, ट्राइबल्स और क्रिश्चियन के लिए प्रोटेस्ट ना करते हो, उनके लिए लीगल लड़ाइयाँ नहीं लड़ते हो। आप इशू बताइए कि इस इशू पे आपने क्या किया? बहुत सारे चर्चेस पे अटैक हुए हैं क्रिश्चियंस के, अभी लगातार हो रहे हैं, कि उनके लिए आपने क्या किया? आप सब पर बात कर सकते हैं, किसानों पर बात कर सकते हैं, सबके बारे में बता सकता हूँ। क्रिश्चियन का जब यूपी के अंदर, जौनपुर के अंदर, मेरे पास मालूम है एसी माइकल ने ओपन मेल दिया था कि मदद करिए, कोई नहीं गया। उनसे पूछिए कौन गया। एसडीपीआई उनके घर तक गई, क्योंकि बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था यूपी जौनपुर के अंदर उन लोगों को, क्योंकि वो कन्वर्टेड हैं, ये हैं, वो हैं करके उन पर अटैक कर रहे थे। हम लोग यहाँ डीजीपी के पास लेकर आए लखनऊ के अंदर उस टाइम में, बैंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर। उनके साथ हम लोग जाके उनके तहफ़्फ़ुज़ का काम किया है, उनके साथ खड़े हुए हैं। हम सिख बरादरी के साथ खड़े हुए हैं। किसानों की लड़ाई में हम लोग भी वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, या किसानों के लिए हमने अलग अलग कैंपेन चलाई है, ऑल इंडिया कैंपेन चलाई है। आप अभी भी यूट्यूब पे जाकर चेक करिएगा। जो इंडिया के एक मशहूर रिलीजियस लीडर ही नहीं, सेक्युलर एक फेस भी थे, सोशलिस्ट भी थे, जिनको आप आर्य समाज के जो बड़े स्वामी अग्निवेश, उन्होंने कहा कि पूरे भारत के अंदर मैं सबसे टच में रहा,
लेकिन जब मेरे पर लिंचिंग की गई तो मेरी पूरे इंडिया में अगर किसी ने वॉइस राइज की है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। उनके लिए प्रोग्राम किए हैं, बिरला ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम किए हैं, दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए प्रोग्राम किए हैं, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट किए हैं। स्वामी अग्निवेश, आज भी उनका बयान आप उसमें सुन सकते हैं। आप कोई भी ऐसा इशू बताइए जो SC ST से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, या वो बताइए जो बिल इनकी एंटी पीपुल्स पॉलिसीज के कोई भी ऐसे बिल्स आ रहे हों, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का बिल हो, उसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या है। आज भी पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास होते हैं या अलग अलग विधानसभाओं के अंदर होते हैं, आपको हमारा हर जगह इंटरवेंशन मिलेगा। दिखाया जाता है कि सिर्फ हम मुस्लिम्स के लिए बात करते हैं। क्यों? क्योंकि किस तरह से इंटरवेंशन करते हैं? प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं या और भी एक्टिविटीज आपके होते मैंने बताया, प्रोटेस्ट करते हैं, एजुटेशन करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन और दिखेगा भी सही कि हम मुस्लिम्स की बात ज्यादा करते हैं। क्यों नहीं दिखेगा? क्यों? क्योंकि हमेशा कहते आए हैं इस बात को कि कोई भी अक्लमंद आदमी को यह समझ में आता है कि ये 4 सड़कें हैं, 3 सड़कें बढ़िया हैं, 3 सड़कें बढ़िया बनी हुई है और एक सड़क खराब है। तो कोई आदमी जाकर खराब सड़क को सही करने की बात करेगा या सही सड़क को सही करने की बात करेगा? तो जो सड़क को खराब कर दिया गया है, आरएसएस ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ बना दिया गया है, इस्लामोफोबिया फैला दिया गया है। इंडिया में वी आर इंडियन। जब हम अदर कंट्रीज में जाते हैं, हज पे जाते हैं, आपको हिंदी कह के बुलाया जाता है, इंडियन कह के बुलाया जाता है। और जब यहां इंडिया में आते हैं तो मुसलमान के आतंकवादी कह के बुलाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तो आपको कहना पड़ेगा कौन आतंकवादी है। यह नहीं मैं आतंकवादी नहीं हूं, नहीं, इन्होंने इतने ब्लास्ट किए हैं। आरएसएस का आपको काला चिट्टा खोलना पड़ेगा, और जब आप काला चिट्टा खोलेंगे तो गवर्नमेंट क्या आपको आसानी से रहने देगी? इसीलिए शायद आपके नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट भी किया गया। नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया कि अब वो कौन सा इशू था? वक्फ पर सबसे पहली पूरे इंडिया में वॉइस राइज की गई। एक ही दिन में जो 2 सावरकर रूपी लोग हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। एक ही दिन में जहां पे बिहार के अंदर हमारा हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट किए, उसी रात में आंध्रा के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। क्योंकि ये दोनों लोगों ने क्या किया है, उसमें खास तौर पर जो नीतीश कुमार जी हैं, मैं उनको इंडिया का सावरकर के अलावा कुछ नहीं मानता। जिस तरह से सावरकर का रोल आपको मालूम है, उनकी चिट्ठियां सब ओपन हैं, सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी उनके हाल क्या थे। अंग्रेजों से तनख्वाह लेकर अंग्रेजों के लिए काम किया है, इंडिया के लिए काम नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। इसी तरह से नीतीश जी ने क्या किया है, हमेशा मुसलमानों का वोट लेने के लिए चैंपियन बनकर घूमे हैं, सेकुलरिज्म का मखोटा उगड़कर, कब बीजेपी का साथ नहीं दिया। और अब तो हद हो गई, जिन मुसलमानों ने उनको यहां तक पहुंचाया, उनके खिलाफ क्या किया है उन्होंने? फिर जाकर बीजेपी के गोद में बैठे हैं। ना सिर्फ बैठे हैं, वक्फ के खिलाफ उन्होंने बोला था कि जो ये बिल पास हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें कुछ तरमीमात हमारी तरफ से होंगी। क्या तरमीमात करवाई हैं उन्होंने? समझना पड़ेगा कि कौन लोग आपको चीट कर रहा है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। देश की जो सियासत है, वो सियासत तमाम शहरियों को उसका हक है। अगर ये कहकर कि नहीं हमें इसमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, मैं उसको देशद्रोही बोलूंगा। मैंने मेहनत नहीं की है, मुझे ये रोक रहा है, रोकेगा भाई। आप क्या चाह रहे हैं कि आपको कोई भी थाली में परोस देगा, ऐसे ही प्लेट में लाके देगा? नहीं दी है, सत्ता में आइए आप। दोषी कम्युनिटीज भी एम्पावर हुई, उनको भी कुर्बानियां देनी पड़ी, चाहे समाजवादी राजनीति अगर आई, उससे पहले एक बड़ा आंदोलन और कुर्बानियां रही है। दलित पॉलिटिक्स में लोग कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर दलितों की पॉलिटिक्स स्टेब्लिश है। फिर मुसलमान चाहता है कि बगैर कुर्बानी दिए हुए स्टेब्लिश हो जाए, ये कैसे मुमकिन? करेक्ट, आपने बात कह दी है। यही है हमारा कि आपने मेहनत नहीं की है और आप कहने कि हमें वंचित किया गया है, हमें, अरे वो उनका कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करेगा, और जो दुश्मन है वो देश का दुश्मन है, संविधान का दुश्मन है। आप भी वही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपके पड़ोस से किसी बच्चे को उठा लिया जाता है, आपके पड़ोस में बुलडोज कर दिया जाता है। क्या करते हैं आप? सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। वो आग आप तक आएगी। जब मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात है, आपने कहा कि स्ट्रगल नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मुस्लिम पार्टियों के बारे में, मुस्लिम पार्टी तो हम नहीं कहेंगे, मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि वो ज़मीन पे काम नहीं करते हैं, उनका संगठन नहीं हुआ करता है, संगठन पे वो काम नहीं करते, सिर्फ चुनाव लड़ने हर जगह पहुंच जाया करते हैं। क्या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी यही करती है कि इलेक्शन का वक्त आया और पहुँच गए हम चुनाव लड़ने, अब मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की बात किया, वोट लिया, फिर 5 साल गायब हो गए? तो
हमसे तो दूसरी शिकायत होती है। हमसे शिकायत ये होती है कि आप 5 साल काम करते हैं, आपका कैडर होता है, फिर आप जो है पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर आप लोगों को क्लियर जो है देते हैं आगे बढ़ने के लिए, आप लोग क्यों नहीं आते हैं? हमारा कैडर, हमारा सिस्टम पूरे इंडिया में है, हम पूरे इंडिया में वर्क कर रहे हैं और हम पूरे 5 साल काम करते हैं। अब आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मेहनत हो गई है, अब काम होगा, ये हमारा कहना है। खैर अभी तक आपको इलेक्ट्रॉली कुछ रिजल्ट मिला या नहीं मिला, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या आप भी दीगर पार्टियों के तरह अनटचेबल हैं या आपके साथ दीगर पार्टियां जो है अलायंस करती रही हैं? बहुत सारी पार्टियां अलग अलग स्टेट्स में, किन पार्टियों ने अब तक अलायंस किया है आपसे? देखिए, एक तो लोकल जितना भी पंचायत कॉरपोरेशन इलेक्शंस में पूरे इंडिया में आपको हमारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, वो यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह आपको मिलेगा। और ये है हमारे कैडर्स की पहचान कि लोकल बॉडीज में हमको हर जगह जो है, इवन कि हमारा वाइस चेयरमैन बना है, सरपंच बने हैं, राजस्थान के अंदर बने हैं। फर्स्ट रिकॉल पोलिंग थी, वहाँ का भी वाइस चेयरमैन हमारा है। मांगरोल के अंदर, बारा के अंदर 5-5 काउंसलर्स, हर इंडिया के हर शहर के अंदर, मतलब ज़्यादातर शहरों के अंदर लोकल बॉडीज़ में या हम लोग पंचायत में आ रहे हैं। एक ये अनटचेबल नहीं बोल सकते, हमारे साथ बसपा अलायंस में रही है। बिहार के अंदर लास्ट इलेक्शन में पप्पू यादव, जाप और चंद्रशेखर यादव और प्रकाश जी, हम सब ने मिलकर यहाँ इलेक्शन लड़ा है असेंबली का। वो अलग बात है कि हमें वोट तो बहुत मिला है, लेकिन एक असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर कामयाबी नहीं मिली है। तो मैं शायद कि AIDMK का अलायंस भी तमिलनाडु में हुआ था, उसका समाजवादी पार्टी और वगैरह ने भी आपसे अलायंस, शायद साउथ में LJP वगैरह ने भी साउथ में अलायंस किया है। बंगाल में शायद जदयू से आपका अलायंस है गना फ्रंट वगैरह के तहत। देखिए, BSP हमारे साथ कर्नाटक के अंदर रही, कल में सपा भी हमारे साथ में रही, इधर AIDMK जो है, हम लोग वो जो डिंडिगल सीट है, MGR की सीट है, 2.5 लाख वोट से ज़्यादा जो है, हमारा कैंडिडेट खुद मुबारक जो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट थे। हर जगह हमको रिस्पांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है नहीं बोल सकते, क्योंकि और हम पॉजिटिव हैं। मैं ये सारी बात करने के पीछे भी एक नेगेटिविटी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अवेयरनेस के लिए बात कर रहा हूँ, या मैं किसी को कमेंट्स करके या उनको उन्होंने ऐसा नहीं किया बोलकर बोलना मकसद नहीं है। हमारा कहना ये है कि एक रिव्यू की तरह उसको देखिए, एक एहतसाब की तरह से उसको देखिए। हम लोग ये लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं, और लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को ख़त्म करना चाहते हैं। लड़ाई का मतलब ये होता है कि हम हक अधिकार की बात करना चाहते हैं। जो लोग हैं उनको भी उनके अधिकार मिलना चाहिए, और आपको भी अपने अधिकार मिलना चाहिए, सबको सबके अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम होना चाहिए। किसी के हक को छीनने की बात नहीं है हमारी। आखिरी सवाल ये है कि बिहार इलेक्शन भी सर पर है, विधानसभा इलेक्शन होना है, चंद हफ्ते बचे हैं कह लीजिए। सारी पार्टियां तकरीबन जो है तैयारियों में जुट गई। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारी में शायद जल्दी ही डेट का ऐलान करे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की क्या तैयारी है बिहार में, और क्या इरादा है आप लोगों का? देखिए, जल्दी स्टेट कमेटी, इससे पहले स्टेट प्रेसिडेंट ने अपना एक प्रेस नोट भी जारी किया है, और अभी हाल ही के अंदर जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं इलियास साहब, वो भी बीच बीच में काफ़ी आके यहाँ पर स्टेट कमेटीज़ का, डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा रिव्यू कर रहे हैं, अलग अलग असेंबलीज़ के रिव्यू कर रहे हैं, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और जीत सकते हैं, वो सारा आकलन चल रहा है। और जल्दी ही हम लोग बिहार के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको अनाउंस भी करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद शफी साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने वक्फ से लेकर के मौजूदा अमीर शरीयत उड़ीसा, बिहार के साथ झारखंड के बारे में भी इन्होंने अपनी बात रखी, और उसके साथ मुस्लिम सियासत को लेकर, मुस्लिम लीडरशिप वाली पॉलिटिक्स को लेकर के इन्होंने तफसील से बात रखी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह से काम करती है वो इन्होंने बताया। देखते हैं आने वाले दिनों में बिहार असेंबली इलेक्शन में किस तरह से रिजल्ट देने में ये पार्टी कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन महताब आलम के साथ मैं सैफुर रहमान।